कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। अचानक मंदिर के करीब गाड़ी के ब्रेक चरचराए। शाम के झटपटे में सामने ही बोसीदा और पुराना खंडरनुमा मंदिर बड़ा डरावना लग रहा था। मंदिर की दीवारों से प्लस्तर उखड़ चुका था। कई जगह से ईंटें उखड़ उखड़ के मंदिर को मजीद खस्ता बना रही थी। अजीब दहशतनाक मंदिर था। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? बुआ ने ड्राइवर से नाराजगी का इजहार किया। मैं नहीं जानता बुआ जी, शायद कोई कचरा फंस गया है। रुके मैं देखता हूँ, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी से उतरते हुए बोनट की जाने पड़ा। कमरान को हमारे साथ ही आना चाहिए था रमीसा, हम अकेली औरतें और बच्चे। बुआ ने वीरान मंदिर की तरफ खौफजदा नजरों से देखते हुए फिक्रमंद अंदाज में कहा। आप जानती तो हैं बुआ, जब कोई बात उनके दिल में समा जाए तब कहाँ किसकी सुनते हैं। रमीसा उनका मतलब समझते बाहर देखने लगी। मुझे तो शुरू से ऐसे रास्ते बुरे लगते हैं। मालूम होता है सफर लंबा है तो सुबह ही निकल पड़ते। अब तक तो गांव पहुंच चुके होते। वो इर्द गिर्द देखते, तस्बीह के दाने घुमाते, बच्चों पर भी नजर डाल लेती जो पीछे सीट पर मजे से सो रहे थे। कुछ देर खटपट के बाद ड्राइवर ने बोनट नीचे किया और गाड़ी में बैठते पीछे देखा, जहां दोनों खवातीन परेशानी की हालत में उसे देख रही थी। बुआ जी अब गाड़ी ठीक है, न जाने इंजन के गिर्द बाल कहां से आ गए। उनके गुंजल से गाड़ी वक्ती तौर पर बंद हुई थी, अब उतार दिए हैं। उसने टिश्यू से हाथ साफ किए। अरे तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, ये चोट कैसे लगी? बुआ एकदम फिक्रमंद हो गई। कुछ नहीं बुआ, शायद बाल खींचते हुए रगड़ लग गई है। उसने लापरवाही से खून साफ करते टिश्यू बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा ठीक है, जरा ध्यान से चलाओ, न जाने अभी कितना रास्ता बाकी रह गया है। बुआ ने ताकीद करते सवालिया नजरों से उसे देखा। 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे बुआ जी, फिक्र न करें, ड्राइवर ने कहा। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए बुआ ने बाहर निगाह डाली। बुआ की तेज नजरें जैसे जमीन पर गड़ गईं। जमीन पर गिरा हुआ खूनी टिश्यू लंबे बालों की जद में मंदिर की तरफ उड़ा जा रहा था। सामान से लदे फंदे उस पुल से गुजरते बुआ की हालत वैसी ही थी। उनके दिमाग में वो हौलनाक मंजर जैसे जम चुका था। अजीब बात यह थी कि अब जिस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे उसके नीचे एक तरफ बच्चों का स्कूल, जबकि दूसरी तरफ ताहद्दे निगाह दरख्तों की लंबी कतार थी। दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान तक न था। आज ही वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। सामान तो उनका 3 दिन पहले ही आ चुका था, मगर कामरान को जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, इसलिए बुआ की निगरानी में बीवी बच्चों को पहले से भेज दिया। रमीसा कामरान की बीवी थी। रमीसा, न जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है, बुआ ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कहा। असल में बुआ, ये स्कूल और घर गांव से काफी फासले पर बनाया गया है, शायद इसीलिए अजीब लग रहा है। गाड़ी अब दरख्तों के झुंड में छुपे घर के सामने जा रुकी, जो स्कूल से चंद फरलांग के फासले पर था। बुआ ने हुंकारा भरते बच्चों को उठाया। दोनों खवातीन बच्चों को लिए उस बंगला नुमा घर के सामने जा खड़ी हुई। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी से सामान उतारा और माली की हमराही में घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। घर की चाबी पहले से माली के पास थी। बंगला क्या था, कोई महल लग रहा था। बुआ और रमीसा के साथ बच्चे भी उस ड्राइंग रूम को आंखें फाड़े हैरत से देखने लगे। जरूरत की हर चीज पहले से करीने से सजी थी। दाएं जानिब 2 बेडरूम और दरमियान में बड़ा किचन था। बाएं तरफ डाइनिंग हॉल और टीवी लाउंज के साथ संगे मरमर की बड़ी सीढ़ियां ऊपरी मंजिल को जा रही थी। अरे, इतने बड़े घर में हम अकेले रहेंगे क्या? बुआ ने अचंभे से रमेशा को देखा। बेहतर था गांव में कोई घर ले लेता, कम से कम वहां इंसान तो नजर आते। उनके दिमाग में अभी तक खूनी टिश्यू के खौफनाक असरात बाकी थे। अब सरकारी नौकरी में ऐसी रिहाइश मिलना कोई आसान नहीं है बुआ। रमेशा ने मुस्कुराते बुआ की परेशानी भापी। घबरा तो वो भी गई थी। इतने बड़े घर में अजीब वीरानी सी वो भी महसूस कर रही थी, मगर तकाज़ा वक्त था कि खामोश रहे। अच्छा तो तुम भैया सामान यहीं रख दो और गाड़ी से पानदान उठा लाओ।
नीचे इतने कमरे हैं कि ऊपर जाने की हमें जरूरत नहीं। ड्राइवर से कहते ही वो पांव फैलाए सोफे पर दोजानों बैठ गई। वो दोनों भी सामान रखे चुपके से बाहर निकल गए। भाई रमेशा, मुझे तो इलाके के साथ ये घर भी कुछ माफूकुल फितरत सा लगा है। उसके कान में सरगोशी करती बुआ ने रमेशा को चौंका दिया। नहीं बुआ, कैसी बात करती हैं? रमेशा ने नीचे झुकते गत्ते के डिब्बे को कटर से चीर फाड़ करते हुए बड़ी नंद को हैरत से देखा। तुमने देखा नहीं रमेशा, अजीब सी वहशत बरस रही है। कामरान भी बता रहा था कि 1 साल तक ये घर बंद रहा, कोई नया मास्टर नहीं आ सका। अब जाके तो कहीं तुम लोगों का तबादला हुआ है। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती बुआ ने रमेशा को घूरते गोया इत्तला दी, जिसके बारे में रमेशा पहले से जानती थी, मगर बुआ को नहीं बताया कि वहम करेंगी। ऐसे ही तो कोई बात नहीं बुआ, घर में चाहे कोई नहीं था, मगर चौकीदार और माली बाबा आते जाते रहते थे, इसीलिए घर कुछ साफ है। असल में गांव और इस घर के दरमियान फासला इतना रख दिया गया है कि गांव जैसी चहल पहल न होने के बराबर है। वो तो भला हो जिम्मेदार का कि उसने न जाने क्या सोच के इस घर के करीब ये स्कूल बना दिया, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक रौनक लगी रहती है। रमेशा ने लापरवाही से जवाब देते कार्टन से सामान निकाला। बुआ ने उसकी लापरवाही पर दोबारा घूरा। जानती थी कि भावज इस तरह की बातों पर कान नहीं धरती। इसने भी दोबारा मुल्ला मुनासिब न समझा और बुड़बुड़ाती तस्बीह घुमाने लगी। कामरान ने आते ही दूसरे दिन स्कूल ज्वाइन कर लिया। दोनों बच्चों मारिया और दानिश का दाखिला भी उसी स्कूल में हो गया। वो दोनों बच्चे सुबह सवेरे बाप के साथ ही निकल पड़ते। रमेशा और बुआ माली की बीवी के साथ घर भर की सफाई सुथराई में लगी रहती, जो 2 दिन बाद वापस चली गई। ऐसे ही चीजों की सेटिंग और दूसरे मामलात में 2 हफ्ते गुजर गए। रमेशा गांव से जिम्मेदार साहब का पैगाम आया था कि घर की सफाई सुथराई के लिए वो कल 2 लड़कियों को भेज रहे हैं। तुम और बुआ मिलकर ऊपर वाले पोर्शन में से कोई सा एक कमरा उनके लिए सिलेक्ट कर लेना, वो कल से यहीं रहेंगी। रात का खाना खाते हुए अचानक कामरान ने रमेशा और बुआ की तरफ देखते संजीदगी से बताया, क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? बुआ अचानक बोल उठी, ऊपर वाला पोर्शन तो हम इस्तेमाल करते नहीं, जब से आए हैं एक बार भी ऊपर नहीं गए, नीचे ही पड़े रहते हैं। रमेशा ने बुआ की तरफ देखा और पानी पीते बोली, जरूरत तो नहीं है, मगर उनके आने से शायद घर की खामोशी खत्म हो। बुआ, वैसे भी हम दोनों सारा दिन बैठी बोर होती रहती हैं, चलें लड़कियां आ जाएंगी तो रौनक बढ़ जाएगी, और वैसे भी हमने कौन सा जेब से तनख्वाह देनी है। रमेशा अपनी तरफ से इजाजत देती मुस्कुराई। रमेशा ने बात तो ठीक कही थी, दोनों का सारा दिन अजीब सन्नाटे में ही गुजरता। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। बुआ ने भी हामी भरते खाने पर तवज्जो दी। खट खट कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बुआ ने ईशा के फर्ज पढ़ते जल्दी से सलाम फेरा। ये रमेशा और कामरान कानों में रुई ठोंसे बैठे हैं जो इन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी नमाज पढ़नी मुश्किल कर दी है इस ठक ने। बुआ बुड़बुड़ाती उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। उनके दरवाजे के साथ ही रमेशा का कमरा था, मगर वो दोनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। बुआ मुंह ही मुंह में सलवाते सुनाती दाखिली दरवाजे की जाने पड़ी, ये सोच कर के शायद चौकीदार होगा, मगर दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा के साथ शदीद बदबू का भपका नाक से टकराया तो वो घबरा गईं। बाहर हू का आलम था। चारों इतराफ बरगद और माल्टों के दरख्त कितार दर कितार खड़े थे। सामने दाखिली गेट पर चौकीदार बैठा भी नजर नहीं आया, मगर उसके क्वार्टर की लाइट टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। बुआ ने तशवीश से दाएं बाएं देखा। जब उन्हें कुछ नजर न आया तो घबराहट में वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए, ये देखे बगैर कि झाड़ियों में छुपी चंडाल अपने लंबे नोकीले दांत निकाले उनकी गर्दन पर छलकता तरोताजा खून ललचाई नजरों से देख रही थी। आज सुबह से मौसम अबर आलूद था। कभी कभी बारिश के नन्हे कतरे बरसते एक दूसरे से आगे निकल जाते और उनकी जगह फिर से बादलों के छोटे टुकड़े साया फगन हो जाते, जिसकी वजह से सर्दी और धुंध मामूल से ज्यादा इजाफा महसूस हो रहा था। हद्दे निगाह फैले खामोश दरख्तों ने माहौल को यकदम दिलचस्प कर दिया था। कमरान, तुमने कहा था जिम्मेदार आज लड़कियों को भेजेगा। नाश्ता करते बुआ ने भाई की तरफ पुरुमीद नजरों से देखा। शायद रात वाले वाक़े से वो कुछ खौफजदा हो गई थी। जी बुआ, मुझे तो यही कहा गया था। खैर आप फिक्र नहीं करें, शायद शाम तक आ जाएंगी। मौसम भी देखें जरा आज कितना खराब है, शायद इस वजह से अभी निकली ना हो। नाश्ता करते हुए कामरान ने उन्हें तसल्ली दी। बस उनके लिए ऊपर कमरा खाली करना मत भूलिएगा, उसने याद दहानी कराई। हाँ हाँ, जब वो आ जाएंगी
मैं खुद जाके करवा लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। पुरसोच नजरों से वो देखती चाय का सिप लेते बोली। नाश्ते के बाद रुमैसा रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई और बुआ ने किचन का रुख किया। कामरान ने स्पेशल आज कड़ी पकोड़े बनाने की फरमाइश की थी और कैसे बुआ अपने भाई की फरमाइश पूरी न करती। बेसन में तमाम मसाला जार डाल के उसे हल्की आंच में रखा और पकोड़ों के लिए सामान निकालने लगी कि याद आया कि ऑयल तो कल ख़त्म हो गया था और पकोड़े उस ऑयल के बगैर तो बन नहीं सकते थे। अब ड्राइवर को कहना पड़ेगा। सोचते हुए सामान शेल्फ पर रखा और बाहर निकल गई। हवा में नमी रची बसी थी। बाग में लगे रंग बिरंगे फूल बारिश के बाद खिलकर अजीब बहार पेश कर रहे थे। ड्राइवर कहीं नजर न आया तो सोचा माली को कह देती हूँ, सुबह से नजर नहीं आया। सोचती बंगले के पाए हिस्से में आ गई जहां माली का क्वार्टर बना हुआ था। सुबह के वक्त भी वहां अजीब तरह का आलम था। दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो उन्हें माली कहीं नजर न आया। वापसी के लिए मुड़ी। अचानक दरख्तों के पीछे पत्ते हिलने की आवाज पर उनके कदम रुक गए। शायद बिल्ली है, सोचते हुए आगे बढ़ी। अब के दरख्तों से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दरख्त को पकड़कर जोर से हिलाया हो। कौन है उधर? बुआ ने घबराकर गुस्सीली नजरों से उधर देखा और बगैर सोचे उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। दरख्त के करीब खड़े होकर उन्होंने बगौर देखा कि शायद कोई बिल्ली या जानवर हो, मगर कुछ नजर न आया। वो बुड़बुड़ाते हुए पलटी तो धक से रह गई। वो सामने ही तो खड़ी थी, काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी तिलस्माती काली सुर्खी माइल आंखें, मुंह का दहाना इतना खुला था कि उसके लंबे चौड़े सुर्ख दांत नुमाया नजर आ रहे थे। बुआ पथराई आंखों से उसे देखे जा रही थी। उनमें जैसे हिलने की सकत खत्म हो गई थी। उस चुड़ैल ने अपने लंबे काले हाथ ऊपर उठाए। उसके नाखून तेज धार चाकू की मानंद चमक रहे थे। हैरत की बात यह थी कि उसके हाथों के गिर्द बालों की लंबी लंबी लटें जो सुर्खी माइल थीं, गोलाई में लिपटी हुई थीं। उसने उन लट्टों को बुआ की गर्दन में फंदे की तरह डाला। बुआ को ऐसे लगा जैसे कई नाग उसकी गर्दन को घेर कर डंक मार रहे हों। कोशिश के बावजूद बुआ की आवाज नहीं निकली। बुआ ने जान बचाने के लिए हाथ पांव चलाए मगर बेसूद। बुआ, बुआ जी। अचानक रुमैसा की आवाज उन्हें करीब से महसूस हुई। उनके जिस्म को 2-3 झटके लगे। तब तक रुमैसा बुआ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बुआ आंखें फाड़े रुमैसा को देख रही थी। आप उधर खड़ी हैं बुआ, और मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। चूल्हे पर कड़ी रखकर आप भूल गईं। वो तो नीचे चूल्हे पर गिरी तो मुझे पता चला। कहते हुए उनकी तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? रुमैसा ने अचंभे से उन्हें देखा, मगर कोई जवाब न मिलने पर परेशानी से आगे बढ़ी और उन्हें झिंझोड़ा। बुआ यकदम होश में आ गई। कुछ पल उसे देखती रही, फिर यकदम उसका हाथ सख्ती से थामे चिल्लाती अंदर भागी। सांप, चुड़ैल। 3 दिन हो चुके थे, मगर बुआ का बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कमरान ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। 2 दिन से वो बुआ की पट्टी से लगे उनकी देखभाल कर रहे थे। माँ बाप के बाद बुआ ही थी जिन्होंने भाई की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया कि माशरे में बेहतर मकाम हासिल कर सके। वक्त इस कदर तेजी से गुजरा कि बुआ की अपनी शादी की उम्र ने अलविदा कह दिया। तब कमरान ने बुआ को हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी जानते पास रखा। रुमैसा को कोई एतराज न था। वो उन्हें माँ का दर्जा ही देती थी और अब उनकी बीमारी की उन्हें समझ नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके उनका बुखार उतरा। बुखार की हालत में न जाने वो कौन से मंदिर का जिक्र करती रहीं। अब भी वो कामरान से बाजिद थी कि ये जगह फौरन छोड़ दे। जो वो देख चुकी थी वो शरारत ना थी, हकीकत थी। वो जानती थी जो मकान ज्यादा अरसे तक खाली और बंद पड़ा रहे उनके अंदर आसेब अपना मस्कन बना लेते हैं और फिर अचानक इंसानों की आमद पर उन्हें भगाने के लिए इस किस्म की हरकतें जरूर करते हैं, मगर यूं हमला नहीं करते। कामरान मजबूत असाब का मालिक था, मगर इन हालात में उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर छोड़ता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती नजर आती। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। 2 दिन इसी बहस में गुजर गए। खैर, कामरान ने उनसे वादा कर लिया कि खत लिखकर तबादले की वजह बता देता है कि घर वालों को यहाँ काफ़ी मसाइल का सामना है जिनकी वजह से काम ठीक अंदाज से नहीं कर पा रहा। उसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए। बुआ खत के जवाब आने तक राजी तो हो गई, मगर बाहर आना जाना जैसे खुद पर हराम कर बैठी। इस दौरान कोई गैर मामूली वाक़या पेश न आया। दूसरे दिन दोनों लड़कियां आ गईं जिनकी उम्रें 16 और 17 बरस थी। बुआ को वो लड़कियां पसंद तो नहीं आईं,
मगर घर पर उनका रहना तमानियत का बायस था, सो वो खामोश हो गई। इस वाकया के बाद रात को वो मामूल के मुताबिक जल्द सो जाती, शायद मेडिसिन के ज़ेरे असर होती। आज भी वो इशा पढ़ के सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि खटके से उनकी आंख खुल गई। फौरी तौर पर यह समझ ना पाई कि किस चीज़ की आवाज़ थी। साथ लेटे बच्चों पे एक नज़र डाली कि शायद जाग रहे हों, मगर वो दोनों मज़े से खराटे ले रहे थे कि अचानक बाथरूम में शावर से पानी गिरने की आवाज़ आई। तौबा है, ये बच्चे भी ना मुंह हाथ धोते, हाथ साफ करते, न जाने शावर से क्यों छेड़खानी करते हैं। बुड़बुड़ाती उठी बुआ और बिला झिझक बात में घुस गई। शावर खुला हुआ था और पानी बह बह के बाहर आ रहा था। बुआ ने शावर का नल घुमा के बंद किया और बुड़बुड़ाती बाहर निकल आई। अभी बेड पे लेटी हुई थी कि 17 साला राबिया की गुनगुनाती आवाज़ उनकी समात से टकराई। वो चौंकी। ये राबिया का दिमाग खराब है जो आधी रात को गुनगुना रही है। पहले सोचा जाके उसकी खबर लें, मगर अभी वो पाए बाग वाला वाकया भूली नहीं थी। वो ऑक्टोपस की मानिंद उनके दिमाग में महफूज हो चुका था। अपने ख्यालात को झटकती आंखें मौन के लेट गईं। अभी वो किसी गैबी वजूद को देखने के मुतहम्मिल नहीं थी। आयतल कुर्सी का विर्द करती कुछ देर बाद नींद की वादियों में खो गईं। 2 हफ्ते बगैर किसी वाकया के गुजर गए। बुआ का जहन भी कुछ मामूल पर आ चुका था, अलबत्ता डर और खौफ अभी बाकी था। तीनों दम साधे खड़े थे। कामरान के साथ सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल खड़ा ड्राइवर के नीम मुर्दा लहूलुहान जिस्म को आंखें फाड़े देख रहे थे। जब तक वो एम्बुलेंस बुलाते तब तक वो दुनिया को अलविदा कह चुका था। अगर मामला किसी दरिंदे का होता, जो नामुमकिन सी बात थी कि गांव में दरिंदे कहां से आ गए, ये किसी कुत्ते का काम भी नहीं था। उसके जिस्म पर खराशों के निशान न थे। गर्दन पर 4 मोटे मोटे सुराख थे, जैसे कोई सिरिंज डाल के जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। हैरत की बात यह थी कि उसकी कलाइयां लंबे बालों से ढकी हुई थी, जिनका रंग सुर्ख था। एम्बुलेंस के आते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ इंक्वायरी के बाद दोबारा आने का कहकर वो चले गए, जबकि कामरान को इस वाकया ने हिलाकर रख दिया। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद तक न था। वो आहिस्ता कदमों से चलती खटके की आवाज पर ठिठक के रुक गई। छत के कोने में वो सुकड़ी सिमटी सर नीचे किए बैठी थी। बुआ हैरत से उसकी जानिब बढ़ी। हवा में अजीब बसांत फैली थी, जिससे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कदमों की आहट पर उसने अपना झुका सर उठाया। बुआ जी ठिठक के वहीं रुक गईं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जबकि चेहरे पर फैली शैतानी मुस्कुराहट को देखते ही बुआ की रीढ़ की हड्डी में शदीद सर्द लहर दौड़ गई। राबिया, तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो? उन्होंने डपट कर पूछा। जवाब देने के बजाय राबिया अपनी छोटी छोटी चमकीली नजरों से उन्हें घूरती रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इतनी रात को इतने सन्नाटे में अकेली बैठी क्या कर रही हो? इससे पहले वो मजीद कुछ पूछती कि राबिया के जवाब ने उन्हें साकित कर दिया। मुझे तेरा जिस्म चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। वो गुर्राई, अब तू नहीं बचेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये कहते ही बुआ के चेहरे का रंग बदल गया। इससे पहले कि वो खुद के बचाव के लिए किसी को आवाज देती, देखते ही देखते राबिया की शक्ल उसी चुड़ैल में बदल गई जिसने हमला किया था। वो यकदम उठी और एक ही छलांग लगाते बुआ जी के सर पर खड़ी खूनखान नजरों से गुर्राती उनके नरखरे पर अपने दांत काट दिए। सन्नाटे में बुआ की दिलखराश चीखें गूंज उठी। कामरान, रमेसा दोनों बच्चे भागे आए। वो बेड पर बैठी गले को दोनों हाथों से थामे हिजियानी अंदाज में चीखे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो होश में आई। दहशत से पूरी आंखें खोले चारों जानिब देखते बुड़बुड़ाई जा रही थी। हमें यहाँ नहीं रहना, ये चंडाल का घर है। वो हम सब का खून पी जाएगी, वो हम सबको मार डालेगी। शायद बुआ ने डरावना ख्वाब देखा है। कामरान ने तशवीश से रमेसा को देखा, जिसके अपने हौसान खता हो चुके थे। रमेसा, कामरान ने उसका बाजू हिलाकर कहा। क्या सोचने लगी? कामरान, मेरा ख्याल है हमें बुआ की बात मान लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ऐसे खतरनाक माहौल से हमें दूर चले जाना चाहिए। ये तुम कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो? बुआ की कंडीशन देखो कि वो अभी तक ख्वाब के असर में है और तुम एक निडर औरत होकर भी यूं। वो यकदम नाराज हो गया। इन बातों का औरत के निडर होने से कोई ताल्लुक नहीं कामरान। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जान बूझकर खुद को खतरे में मत डालें। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ होता जा रहा है। बुआ जी ने पहले भी कुछ देखा था मगर हमने इग्नोर कर दिया। आखिर कब तक? फिर ड्राइवर का कत्ल हो गया और अब ये ख्वाब। नहीं कामरान, कुछ जरूर गलत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मगर बुआ जी को कुछ इशारे मिल रहे हैं। रोमैसा ने बच्चों को अपने साथ लगाए उन दोनों लड़कियों को देखा।
जो 15 दिन से यहाँ थी। दरवाजे के पट थामे वो भी खौफजदा नजरों से बुआ को देख रही थी, जो अभी तक नॉर्मल हालत में नहीं थी, जबकि कामरान परेशानी की हालत में अब गहरी सोच में गुम थे। डॉक्टर बुआ जी को देखकर जा चुका था। तमाम रात बुआ सख्त बुखार की कैफियत में ओल फोल बकती रहीं। अब नींद के इंजेक्शन के ज़ेरे असर थी। रोमेसा ने सोचा उनके बेदार होने से पहले उनके लिए सूप वगैरह बनाकर रख देगी। कमरे में हल्की रोशनी करके वो उन्हें सोता छोड़कर सूप बनाने चल दी। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए, फिर अचानक जैसे बुआ जी के कानों में अजीब सी सरसराहट हुई। किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा, जरीना मेरे पास आओ। उस आवाज में न जाने कैसी कशिश थी कि बुआ नींद की हालत में उठ बैठी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। बेड से पांव नीचे उतारे, सैंडल पहनी और आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। बच्चे स्कूल जा चुके थे। दोनों लड़कियां ऊपरी मंजिल में सफाई कर रही थी, जबकि रोमेसा किचन में सूप और दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। बुआ चलते चलते बंगले के पीछे बने पुराने कुएं के करीब आ गई। वो कुआं 300 साल पुराना था, जिसे यहाँ रहने वालों ने मुकम्मल बंद कर दिया था, मगर अब उसकी ऊपर की सतह खुली थी। उसके अंदर से वही तिलिस्माती आवाज मुतवातर आ रही थी, आ जाओ जरीना आ जाओ। आवाज इस कदर खूबसूरत और तिलिस्माती थी कि बुआ ने अगला कदम कुएं की मुंडेर पर रखा और दूसरा गहरे कुएं में। बुआ की दर्दनाक चीख ने किचन में काम करती रोमेसा के छक्के छुड़ा दिए। वो सब कुछ वहीं किचन में फेंक कर बुआ के कमरे की तरफ दौड़ी। धड़ाम से दरवाजे को धक्का देते उसकी जान में जान आई। बुआ बेड पर मजे से सो रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बुआ जी ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। अपने दिल पर हाथ रखे वो मुस्कुराती आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे बराबर करती हुई बुआ पर प्यार भरी निगाह डाली और वापस अपने कदम उठाती दाखिली दरवाजे की जानिब मुड़ गई। बेड पर लेटे बुआ जी की सूरत में उस अजीबुल खलकत वजूद ने अपने गिर्द लपेटी सुर्खी माइल लंबी लटों को पीछे किया, जो ताज़ा खून से भीगी हुई थी। अपनी लंबी जुबान उन लटों पे फेरती बाहर निकाली। रोमेसा की पुश्त पे ललचाई नजरें गाड़े वो चंडाल खबासत से मुस्कुरा दी।